रमज़ेश तेरीन और आसिफ किस्त 101 पार्ट 1। हैदर खान मैदान खाने में मौजूद समीउल्लाह खान के सामने बैठा हुआ था। आंखों में सुर्खी के डोरे तैर रही थी। सामने ही सोफे पर दरगज़ई खान सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ब्लैक शॉल कंधों पर डाले बैठा था, जो अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते हैदर खान को इश्तियाल भरी निगाहों से घूर रहा था। दराजी दरगज़ई ने हैदर खान पर नजरें गाड़ी ऊंची आवाज़ में समीउल्लाह खान को पुकारा था। बंदूक और हमारा निशाना इतना अच्छा है कि हम रात के अंधेरे में भी किसी पर गोली चलाएं तो सीधा अगले बंदे के दिल के मुकाम पर लगता है, सीना का बाएं तरफ। दरअसल ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखते पिठानी हैसियत में कहा था। नजरें अभी भी हैदर खान पर कड़ी हुई थी। समीउल्लाह खान ने गुस्से से पहलू बदला था। वो किसको सुना रहा था वो खूब ही जानते थे। हैदर खान की आंखों में खून की लाली गहरी हुई थी। हैदर खान ने दरगज़ई को घूरते अपनी पिस्टल अपनी कमीज की पॉकेट से निकालते हुए अपने सामने पड़ी टेबल पर रखते अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते सोफे की पुश्त की सख्त टेक लगाई थी। दरगज़ई ने इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए अपनी कमीज की पॉकेट से अपनी पिस्टल निकालते टेबल पर रखी। अपनी कमर पर लगी बेल्ट से एक और पिस्टल निकालते वो भी टेबल पर रखी थी। उसकी साइड से मिनी साइज का एक और पिस्टल निकाला था। समीउल्लाह लाठी पर दोनों हाथों का दबाव डालते अपने इश्तियाल पर काबू पा रहे थे। उनके सामने पड़ा टेबल पिस्टल से भर चुका था। दरगज़ई पता नहीं कहाँ कहाँ से पिस्टल निकाल कर टेबल पर रखे जा रहा था। खान ने शलवार की पॉकेट से भी एक पिस्टल निकालकर टेबल पर रखा। वो हैदर खान को इस्तज़ाइया निगाहों से देखते मुस्कुरा रहा था। पूरा टेबल अब तक के पिस्टल से भर चुका था। हैदर खान का रंग इश्तियाल के माने सुर्ख पड़ रहा था। समीउल्लाह खान बमुश्किल खुद पर जब्त किए हुए थे। नहीं तुम अंदर जाओ, समीउल्लाह खान ने जबरी भींचते दरगज़ई से कहा। समीउल्लाह की बात पर हैदर खान सोफे से टेक छोड़कर सीधा हुआ था। दरगज़ई का जनान खाने में क्या काम, आखिर क्या रिश्ता था दरगज़ई का सबसे। हैदर की माथे की रगें इश्तिहाल के मारे तनी थी। दाजी हमारा दराब जराब सो रहा है, हम क्या करेंगे अंदर जाकर, हम इधर ही ठीक हैं। दरगज़ई सोफे से टेक लगाए हैदर खान को पकौड़ देखते मुस्कुराते हुए ठंडे लहजे में बोला। हैदर खान के पैरों से तपश निकलते दिमाग तक पहुंची थी। हैदर खान की गर्दन की नीली रगें उजागर हुई थी। मुठियां बीचे खुद पर काबू पाने लगा। यहाँ मैं आज बहुत से सवालों के जवाब ले लिया है, मगर अब इसकी नौबत नहीं। जो भी सवालों जवाब होंगे चलो जवाब करने होंगे, मैं अपनी खानत से करूँगा। इसलिए जनान खाने में पैगाम पहुँचाया जाए, फरिश्ते तैयार हो जाए अगले 10 मिनट तक। मैं अपने बच्चों और फरिश्ते अपनी खानम को यहाँ से 10 मिनट तक लेकर निकलूँगा। हैदर खान के खान और दरगज़ई ने जबरे भीगते बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। वो बिना किसी नदामत के इनके सामने ही बैठा उनकी आंखों में आंखें डाले हुए था। हैदर खान हमारा फरिश्ता इतना आर्जा नहीं है जो तुम बिना किसी शर्मिंदगी और माजरत के इसको इधर से लेकर समीउल्लाह खान ने गुस्से से कहा। माजरत शर्मिंदगी ये आप लोगों को मेरे सामने होनी चाहिए। मेरे बच्चों को मुझसे छुपाया हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की। हैदर हाकिम खान है मेरी औलाद का मुझसे छुपाया कैसे कर सकते हैं आप लोग ये। से घर आया था जिसके सामने और जिसकी हवेली में हैदर हाकिम खान बैठा है, वो भी समीउल्लाह खान है जिसके सामने कभी किसी की आवाज़ ऊंची नहीं हुई। जरान खान ज़्यादा मर्दान खाने के दरवाजे के बीचों बीच
खड़ा ऊंची आवाज में बोला, हैदर खान को ऊंची आवाज में खड़े हैदर खान को कश्मीरी निगाहों से घूरते हुए फंकारा था। जरान तुम जाओ, हम बात करेगा। समीउल्लाह खान लाठी के सहारे खड़े होते जरान खानजादा से बोले थे। आते थे हैदर खान फरिश्ते को लेने आ गया था। वो दो चार बातें करके फरिश्ते को हैदर के साथ रुखसत करना चाहते थे, मगर जरान को एक देखो परेशान हुए थे। इस्लामाबाद क्या हुआ था, इसकी अचानक आमद समीउल्लाह के लिए परेशान थे। वो फरिश्ते को इतनी आसानी से नहीं वो समझते थे, फरिश्ते को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। और समझते थे समीउल्लाह खान मामला बिगाड़ना नहीं चाहते थे। हैदर खान के चेहरे पे सुर्खियां गुलियां देखकर वो परेशान। सामने वाले सोफ पर आकर बैठा, किस बात की शर्मिंदगी दाज होनी चाहिए। हैदर हाकिम खान जरा ने गुस्से से लफ्ज बांधे। हैदर खान की आंखों में देखते अबरूज का बात की शर्मिंदगी दांचे को होनी चाहिए। हैदर हाकिम खान जरा ने गुस्से से लफ्ज बांधे। हैदर खान की आंखों में देखते आबरू अचकाए पूछा, मैं किसी के सामने किसी के सवालों का जवाब दे रही हूँ। मैं अपनी खानम और अपने बेटो दराब जराब को लेने आया हूँ। मुझसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं रखता। नहीं रखते। हैदर खान जरान खानजादा को घूरते हुए गुस्से से कराया, क्यों नहीं रखता, मैं फरिश्ते बहन है मेरी। जरान टेबल पर हाथ मारते दहाड़ा, तुम तो बिल्कुल नहीं रखते। हैदर खान जरान खानजादा को घूरते गुस्से से गिराया, क्यों नहीं रखता, फरिश्ते बहन है मेरी। जरान टेबल पर हाथ मारते डाला था। अब पिछले पिछले 3 दिनों से राबता नहीं गया था, वैसे ही तपा हुआ था। ऊपर से हैदर खान से सामना हो गया था, जिसे देखते ही जरान के इश्तियाल में इजाफा हो रहा था। अब अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल रहा था। और इसे हैदर हाकिम खान का शदीद तपा हुआ था, जिसकी वजह से अरहाम परेशान रहा। उसकी बहनों की तरह मासूम से फरिश्ते रोती रही थी। फरिश्ते के तुम भाई हो, चलो मान लेता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ ये कौन है और किस हक से यहाँ मौजूद है। मैं अपनी खानम का किसी गैर के सामने नाम भी लेना नहीं पसंद करता। ये कौन है और किस हक से इधर मौजूद है। हैदर के सवाल पर दरगजई और जरान के लबों पर इस्तेज़ाया मुस्कुराहट बिखरी थी। हम कौन है, फरिश्ते का क्या लगता है, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। दरगजई मुस्कुराते हुए बोला, मेरी फरिश्ते का नाम भी अपनी ज़बान से मत लेना। और किस हैसियत से यहाँ बैठे मेरी खानम का तुम नाम ले रहे हो। से उठ खड़े थे। समीउल्लाह खान जरान गुस्से से घूर कर रह गए थे। जब से मिनिस्टर बना था, ऐसे ही हवाओं से भी लड़ता था। से भी लड़ने को तैयार था। उसके गुस्से और मकरूरियत में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ था। हैदर खान की हवेली अरहाम खानजादा के नाम पर है, यानी मेरे लाला की मिल्कियत, और मेरे लाला की हर चीज़ पर हम भाइयों का पूरा हक है, यानी ये हवेली हम भाइयों की मिल्कियत। शहराम खानजादा, जरान खानजादा और अरहाम खान, तुम मेरी हवेली में खड़े होकर हमारे मेहमान पर यूं चिल्ला नहीं सकते। जरा ने गुस्से से गरजा था, ये मेहमान है, मेहमान बनकर ही किस हैसियत से जनान खाने में जा सकता है। शहराम खानजादा, जरान खानजादा और हाम खानजादा की गैरत कहाँ मर गई।
जनान ने में जगह दी थी। हैदर खान ने इस्तहज़ाई अंदाज में कराते हुए सवाल दागा, हम कौन है ये तुमको बताना ज़रूरी नहीं समझता। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे बोलना ही ना आता हो उसे बोलना ही नहीं चाहिए। सही की बात काटते उसकी पिठानी एहसन पर चोट करते तलमलाते हुए बोला। हैदर खान का गुस्सा दरगज़ई को देखकर बढ़ता जा रहा था। फरिश्ते ने दरगज़ई की कलाई आखिर किस हक से पकड़ी, ये सवाल दिलो दिमाग में खलबली मचाए उसके दिमाग की भड़कती रगें भड़काए हुए था। पख्तून एसेंट है, इस तरह हमारे बड़े फ़ख्र से बोलते हैं। अब तुम्हें क्या चीज़ बुरी लगी ये मैं नहीं जानता। ज़रान हैदर खान के दरमियाने पर चोट करता है इस्तेज़ा या लहजे में बोल। दरगज़ई तुम जाओ यहाँ से, हम बात करते हैं हैदर से। मामला बिगड़ते देखकर समीउल्लाह खान ने दरगज़ई को सद लहजे में हुक्म दिया। जी दाजी, जैसे आप कहें वैसे भी मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मुझे टी जी आई से मिलना था, मैं चलता हूँ। घड़ी में टाइम देखते हमवार लहजे में उर्दू में बोला, ओके ज़रान, आई हैव टू गो, यू नो वेरी वेल गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी टफ। गले लगते हुए बोला था। हैदर खान इस इंग्लिश बोलने पर अपनी पिछली गर्दन रख करके खुद के इस्तेराब पर मुश्किल काबू पाया। जितनी उसकी पर्सनैलिटी जानदार थी, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो किसी बड़ी पोस्ट पर लगता था। जब से मिनिस्टर बना वो समझ आ गई, अपने बिजनेस से बढ़कर कुछ नहीं। जरान उसके गले लगते मबहम सा मुस्कुराया था। दरअसल हैदर पर सर सुख नजर डालता वहां से वॉकआउट कर गया। सामने खड़े हैदर खान की तरफ मतवज्जा हुआ। हैदर खान, तुम्हें दरगज़ई के बारे में जानना था तो मैं बता देता हूँ। दरगज़ई फरिश्ते के मामू का बेटा है, हमारे इलाके का एसपी तैनात हुआ है। हैदर खान ने अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। मैं फरिश्ते को लेने आया हूँ, इस तक खबर पहुंचा दे को तैयार हो जाए। हैदर खान अपने गुस्से पर कंट्रोल करते समीउल्लाह से मुखातिब हुआ था। तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मैं अपनी मासूम बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। राम लाला से बहुत बड़ी गलती हुई जो हैदर हाकिम खान को ना पहचान सके। वो अपनी बहन का हर फैसला मैं करूंगा और मेरा फैसला ये, फरिश्ते तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जरान ने अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया था। जरान, मुझे बात करने दो। समीउल्लाह खान ने काफ़ी सख्ती से अब की बार जरान से कहा था। दाजी, मुझे बात करने दे हैदर हाकिम खान से, जो अपने इलाके का सरदार है, समाज के बड़े बड़े होटलों का मालिक, अपनी माँ के हकूक निभाते निभाते अपनी बीवी के हकूक निभाना भूल गया। की सुर्खी बड़ी थी। तुमने पूछा हमने क्यों छुपाया तुमसे तुम्हारे बच्चों का। जरान हैदर के मुकाबले आते हैदर खान की आंखों में डाले इस्तफामिया लहजे में पूछा। महीनों तक तुमने अपनी बीवी का क्यों पता नहीं किया। तुमने दूसरी शादी करनी थी, करते, मगर फरिश्ते के हुकूक भी साथ ही निभाते। दूसरी शादी करने का ये मतलब नहीं कि पहली बीवी से लातल्लुक हो जाओ। अगर फरिश्ते के पास तुम्हारे बच्चे ना होते तो तुम्हें आज भी फरिश्ते की। जरा ने चुपते लहजे में सवाल किया, तुम्हारे सवाल अपनी जगह, मगर मेरे बच्चों का मुझसे छुपाना किसी को हक नहीं पहुंचता। अगर मुझे ये बात पता चल जाती मैं दूसरी शादी ना करता। मैंने दूसरी शादी औलाद के लिए की थी, अपने हंकार और अपने गुस्से की वजह से।
जैसे सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों ने फरिश्ते को पहुंचाया। हैदर खान ने जवाबन गुस्से से ज़रान को घूरते कहा। ज़रान हैदर की बात पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। इससे पहले वो कुछ बोलता कि समीउल्लाह खान यहाँ हूँ, मौजूद हूँ फैसला करने के लिए, और मेरा फैसला ये फरिश्ते हैदर के साथ जाएगी। समीउल्लाह खान ने गुस्से से दहाड़ते अपना फैसला सुनाया। ज़रान लब भींचे अब खामोश हो गया था। सवालों के जवाब नहीं दूंगा, जवाब नहीं दूंगा। अपनी खानम और अपने बेटों को मैं हर हाल में लेकर जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रखता है। हैदर खान अपनी शाल कंधों पर झटकते गुस्से से गरजते अपने भारी कदमों की तमंग से जनान खाने की तरफ बढ़ा। भीते हैदर खान की तरफ बढ़ता। समीउल्लाह की हुक्मिया सच पुकार पर से रुकना पड़ता। जी दाजी ज़रा ने पलटते समीउल्लाह से सबसे कहा, वरना जी करा था आज अपने अंदर का गुस्सा हैदर खान की जान लेके उतार थे। फरिश्ते के शौहर और बच्चों का बाप है। जब इतना साल से शाहनवाज को बर्दाश्त किया तो हैदर खान को बर्दाश्त करने में क्या हर्ज है। हैदर खान शाहनवाज से लाख दर्जे बेहतर हैं दाजी। हैदर खान शाहनवाज से भी बदतर है मेरे नज़दीक। शाहनवाज जैसा भी था हम सब जानते थे। नहीं जानते थे। ज़रान सर लहजे में कहते वॉकआउट कर क्या था, मगर हैदर खान ऐसा निकलेगा हम नहीं जानते थे। ज़रान सर लहजे में कहते वॉकआउट कर। ईमरान खाने में दाखिल हुआ तो इस वक्त लाउंज में कोई नहीं था। लाउंज में हैदर लाउंज में मौजूद मुलाजमत से फरिश्ते के कमरे का पूछते उसके कमरे की तरफ तेजी से बढ़ा था। भारी कदमों में इसराब और चेहरे में शदीद सुर्खियां घुली हुई थी। दरगज़ई फरिश्ते का मामू बैठा है। ये बात हैदर खान को और भी आगे सुलगा गई थी। अपनी खाना पर कुछ ज़्यादा एतबार था, मगर इसने दरगज़ई के सामने अपना चेहरा आखिर क्यों खोला और उसकी कलाई क्यों पकड़ी। वो तो ज़रान असफंद और शहराम के सामने बिला ज़रूरत नहीं जाती थी, ना ही उनसे गैर ज़रूरी बात करती। फिर वो कैसे दरगज़ई के साथ इतना सच धज कर आजकल शादी पर जल्द रखते ही फरिश्ते को लेकर कितना कंसर्न हो रहा था। उसकी आंखों में फरिश्ते की पसंदीदगी परेशानी साफ देखी जा रही थी। ये तो तय था दरअसल फरिश्ते को पसंद करता है। उसकी खानम तो सिर्फ इसकी थी, मगर किसी गैर मर्द के लबों पर अपनी फरिश्ते का नाम भी गवारा ना था। नहीं रहने दे सकता, ना अपने बच्चों को कह रह सकता। वो आज हर हाल में साथ ले जाने का इरादा रखता था। हैदर खान भारी कदमों से फरिश्ते के कमरे की तरफ बढ़ते उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। फरिश्ते बेड पर बैठे दराब को अपनी गोद में लिए फीड करा रही थी। जराब उसके करीब लेटा मुंह में अंगूठा लिए खेल रहा। खान धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। फरिश्ते ने हैरत से अपने सामने खड़े हैदर खान को देखा, जो गहरी सांस लेते सुर्ख निगाहों से फरिश्ते को देख रहा था। वो बेयकीनी से बतराई कैफियत में हैदर खान को देख रही थी। किस हुलिये में वो भूल चुकी थी। फटी फटी निगाहों से हैदर खान को देख रही। हैदर खान की निगाहें फरिश्ते की गोद में लेटे दराब पर थीं, जिसकी साइड गर्दन पर वो निशान नजर आ रहा था। लेकिन अब निगाहों का रुख अब ज़राब की तरफ था। इसने इस दिन ज़राब को गले नीचे से छुआ नहीं था। हैदर खान बेताबी से ज़राब की तरफ बढ़ते उसे उठाते हुए नरमी से अपने सीने से लगाया। फरिश्ते जो नम निगाहों से स्टिल हैदर खान को देख रही थी।
तीसरी दराव को सीने से लगाए बेड से उठते खड़ी हुई थी। दराव का अभी पेट नहीं भरा था, वो बहुत बुरी तरह रोने लगा था, बल्कि तकरीबन फरिश्ते के हिसार में पूरी तरह मचलने लगा था। फरिश्ते दराव को बुरी तरह सीने में पीछे हैदर खान को गुलाबी भीगी निगाहों से लरसते हुए खानों की तरह जराब की नकोश को चूम रहा था। खान छोड़े मेरे बच्चे को, फरिश्ते कप कपाते लबों से बोली। वो इसके कमरे में इतने हक से आते उसके बच्चे को ऐसे प्यार करेगा, वो सोच भी नहीं। इन्हीं की कैफियत में खड़ी थी। हैदर खान को उसके कमरे में कैसे उसके कमरे में आने दिया? वो बेयकीनी से पथराई सी खड़ी थी। जराब की ज़िंदगी में आने के बाद खुद अरहाम को मना कर चुकी थी कि हैदर खान को उसके बच्चों को ना बताया जाए। हैदर खान शाहनवाज से भी बदतर उसके लिए सामने खड़े बेस इंसान से शदीद मोहब्बत करती थी, उसके बगैर नहीं रह सकती। जानते हुए सालिम बेस इंसान ने 7 महीनों से उसका पता नहीं किया था। बेकसूर होते भी उसे सजा सुनाई दी। सालिम इंसान से जुदा होते वो कितने बेहोशी की हालत में रही थी। अगर इसे माँ बनने की नुई ना मिलती शायद वो जिंदा भी न रहती। ऐसे जालिम इंसानों के हाथों में वो अपने बच्चे कैसे देख सकती थी? बल्कि इसे सामने खड़े इंसान का साया भी अपने बेटों पर कबूल ना था। वो कुछ भी कर सकता। फरिश्ते को इससे हद दर्जा सफाकियत की उम्मीद थी। वो शाहनवाज से भी बदतर साबित हुआ था उसके लिए। फरिश्ते इस वक्त चिंटों वाले ऑफ वाइट पठानी फ्राक में मलबूस थी, जिसके अगले सारे बटन खुले हुए। सिल्की सुनहरी बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए थे। बहुत सारी लटें उसकी आरिस पर बिखरी थी। वो लरिस्ते कांपते तराब को सीने से लगाए हैदर खान को भीगी निगाहों से देख रही। खान ज़राब की गर्दन को देखता, जहाँ कोई निशान नहीं था। मेरा बेटा ज़राब, मेरी जान, मेरा ज़राब खान। अच्छी बात है तुम्हारी गर्दन पर निशानी, वरना तुम्हारे बाबा तुम्हें कैसे पहचानते? हैदर खान ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए ज़राब के मुंह से अंगूठा निकाला। वो अपनी स्याह चमकदार आंखों से हैदर को देखते कब से अंगूठा चूस रहा था। खान अपने बच्चों में पहचान करने के लिए किसी निशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखने में एक जैसे, मगर फिर भी इनकी पहचान आसानी से हो सकती है। पहचान करने वाला सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत करने वाला इंसान हो। आप जैसा बेहस इंसान ही फरिश्ते तराब को सीने में जकड़े गुस्से से चीखी थी। फरिश्ते के चीखने पर तराब बुरी तरह रोने लगा था। पहली मरतबा उनके सामने कोई ऐसे चलाया था। तराब तो पहले ही सिसकियां नहीं रहा था। उसे फीड कराते हुए छुड़वाया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था। फरिश्ते के चीखने पर जनाब भी बुरी तरह रोने लगी। ऐसे रोता था कि फरिश्ते भी सिसकियां भरते रो रही थी। उसने अपने बच्चों को कई वैसे रोते हुए देखा था। जनाब को सीने में भीते चुप करवाने की कोशिश, वो पहले से भी ज्यादा रोने लगा था। जनाब तो बाकायदा हिचकियों से रोते हुए फरिश्ते की बाहों में मचल रहा था। उसकी रंगत सुर्ख पड़ गई थी। उसे फरिश्ते ने फीक कराम से झटके से खुद से छुड़वाया। ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसकी इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। अब जैसे उसकी सांसें रुक रही थी। हैदर खान दराब की हालत देखते फरिश्ते की तरफ बड़े आगे मत बढ़िएगा खान। फरिश्ते पीछे को होती रोते हुए हलक के बल चीखी थी। हैदर खान उसके बच्चों को ना ले जाए। हैदर खान उसके बच्चों को ना ले जाए। वो इतनी खौफजदा दराब की बिगड़ती हालत भी
महसूस नहीं कर सकी। और ज़राब की सुर्ख पड़ती रंगों से सांसें देखकर हैदर खान ने जल्दी से ज़राब को बेड पर लिटाया। फरिश्ते की तरफ बढ़ते ज़बरदस्ती ज़राब उसे लेता है, उसे सख्ती से सीने में भींची हुई थी। फरिश्ते की तरफ बढ़ते खान ज़राब का फरिश्ते की तरफ बढ़ते ज़राब ज़बरदस्ती हैदर खान का ज़राब सख्ती से लेने पर लड़खड़ाती दीवार के साथ जा लगी। खान मेरा बच्चा मुझे दे। फरिश्ते हालांकि बल चीखते हुए हैदर की तरफ बढ़े। फरिश्ते के चीखने पर दराब का सांस वापस नहीं आया था। दराब का चेहरा खतरनाक हद तक नीला पड़ा था। फरिश्ते ने झपट कर दराब को लेना चाहा था। हैदर ने पूरी कुव्वत से फरिश्ते को धक्का दिया था। फरिश्ते औंधे मुँह ज़मीन पर जा गिरी। स्टिचेस में शदीद दर्द हुआ तो औंधे मुँह गिरी। वो औंधे मुँह गिरी, सिसक पड़ी थी। बेवकूफ़ औरत, दराब की हालत देखो, एक बार तो मौत चीखी, यहीं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। हैदर खान ने कराते हुए फरिश्ते को खूनख्वार निगाहों से घूरते कहा। फरिश्ते ने सीधे होते वक्त रंगत से गहरी सांस लेते दराब की बेजान हालत देखी। दराब, हैदर ने तड़पते हुए दराब को पुकारा, जिसके होंठ नीले पड़ गए थे। हैदर की चीख पर फरिश्ते ज़मीन से उठते हैदर की तरफ बढ़े। देखते तड़प कर रह गई थी। दराब फरिश्ते पूरी कुव्वत से खौफज़दा होते चीखी थी। इसका दराब हैदर खान की बाहों में बिल्कुल बेजान था। फरिश्ते के चीखने पर हैदर ने अपनी बेतहाशा सुर्ख आंखें फरिश्ते पर गाड़ी। क्या हुआ खान? नीचे दराब को फरिश्ते दराब की बेजान हालत देखते तड़पते रोते बोली। हैदर खान ने दराब पर झुकते से सांसें दी थी। है खान, फरिश्ते हैदर खान का बाजू पकड़े शिद्दत से रोती जा रही थी। हैदर खान उसके ऊपर झुके मसनूई सांस मोर्शेट अंगूठा चूसने लगा था। वो फिर से पूरी तरह हलक के बल हिचकियों से रो रहा था। हैदर खान के मजबूत वाना हाथ कांप रहे थे। आंखों में सुर्खी के साथ नमी भी थी। पहली मर्तबा था हैदर खान के नमी भी थी जो आरिस पर बह रही थी। पहली मर्तबा था हैदर खान की आंखों की नमी आरिस पर बही थी कि मुसलसल सांसें दे रहा था। ये दराब के बेजान वजूद में हलचल हुई थी। उसने अपने हाथ पैर हिलाए थे। इसने आंखें खोलते हैदर खान को देखा। उसके चेहरे की रंगत भी अब कतरे पर हाल हुई थी। वो कांप रहा था। उसकी सांसें मध्यम पड़ने लगी थी। काफ़ी देर तक उसकी सांसें मध्यम पड़ने से खामोश सा नीम कनौदगी में चला गया। खान, क्या हुआ है? आपको ये रोक क्यों नहीं रहा? ये खान खामोश क्यों हो गया है? फरिश्ते रोते तड़पते बोली। फरिश्ते चीखने पर ज़राब ने फिर से झटका लिया था। पूरी तरह कांपा था। सीने से लगाते फरिश्ते को गहरे लोद निगाहों से घूरा। फरिश्ते ने सिसकते दराब को हैदर खान से लेना चाहा था। हैदर ने उसे बाजू से चपड़े फिर से बेदर्दी से धक्का दिया। वो दीवार के साथ लगे सिसकने लगी। आंखों से देखते खामोश रहने को कहा था। हैदर खान की सर सुर्ख नजर और दराब जराब की हालत देखते खामोशी से दीवार में समाये रोने लगे। हैदर खान ने दराब को पेट पर नरमी से लटाया। वो सो चुका था। जराब जो हिचकियों से रो था वो भी रो रो कर थकते हुए नीम कनौदगी में हिचकियां भर रहा था। ने दराब का अंगूठा पकड़ते उसके मुंह में डाला। जिसे वो चूसने लगा और जराब का भी अंगूठा मुंह में डाला। दोनों अंगूठा चूसते गहरी नींद में चले गए थे।
से तराब जराब को देख रही थी। हैदर खान एक कहरलूद निगाहें फरिश्ते पर डाली, जो बुरी तरह सिसकियां भरती। फरिश्ते की बेवकूफ़ी की वजह से तराब की हालत इतनी ख़राब थी, हैदर खान का दिल कर रहा था फरिश्ते की जान ले। उसकी खानम भी हुई, उसकी सांसें खींचने में रहम नहीं कर, अपने बच्चों पर वही कांच बर्दाश्त नहीं कर सकता। तकलीफ देने वाली उसकी खानम भी उसकी सांसें खींचने में रहम नहीं कर सकता। हैदर खान फरिश्ते को बाजू से बेरहमी से जकड़े वॉशरूम की तरफ। फरिश्ते ने खुद को छुआते आज से हैदर खान को पुकारा। हैदर खान उसे बाजू से जकड़े वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया था। दरवाज़ा लॉक करते हैदर खान ने पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला। फरिश्ते वॉश बेसिन की स्लेब से बुरी तरह चाल टकराई, कमर के साथ पेट के स्टिचेस में शदीद दर्द उठा था। फरिश्ते ने सिसकते हुए जख्मी नजरों से हैदर को देखा, जो सुर्ख सख्त शररबार निगाहों से घूर रहा। तुम मेरे बेटों को इतनी लापरवाही! खानम, हैदर खान गुस्से से गरजते बोला। वो आपके बेटे नहीं, मेरे बेटे हैं। फरिश्ते ने सिसकी भरते कहा। उसकी किस स्लैब पर अपने हाथ पिन कर गया, जरा बताऊं कैसे? कि हैदर खान एक ही जिसमें तक बढ़ती, उसकी किस स्लैब पर अपने हाथ पिन कर गया, जरा बताऊं कैसे? वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं खानम। हैदर खान उस पर झुके और आया था। वो सिर्फ मेरे बच्चे, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आपका इन पर कोई हक नहीं। फरिश्ते टूटे लफ्जों से के लहजे में बोली। दराब जराब पर हक जताने से पहले माँ होने का सही फर्ज निभाओ। तुम्हारी लापरवाही और चलाने पर दराब की क्या हालत देखी तुमने? मेरी बेटी की हालत दोबारा जिंदगी मिली इसे। हैदर खान उस पर झुके तैशो अलम में गराया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, दराब से भूख बर्दाश्त नहीं होती, बहुत देर फीड लेता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। मैंने जराब को फीड करवाने के बाद दराब को फीड करवाना शुरू किया ही था कि आप आ गए, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिश्ते ने सिसकते हुए टूटे लफ्जों से जवाब दिया। दराब की हालत देखते हुए सदमे की कैफियत जिसे बाहों में लेने को तड़पती, पूरा वजूद जैसे कांप रहा था। जालिम इंसान उस पर झुके धाड़ था। फरिश्ते की धड़कनें अब धड़कती बाहर तक सुनाई देती। इसे हैदर इग्नोर कर गया था। तराब की हालत उसे भूल ही नहीं पा रहा। जब तुम्हें पता है वैसा है, फिर उसे फीड करवाना बंद क्यों किया? मेरे तराब के मामले में लापरवाही क्यों की? मेरे तराब के मामले में हैदर खान ने जबड़े पीछते सवाल दागा था। हैदर खान के मेरे तराब कहने पर सिसकी पड़ी थी। मुकाबले तो उसका रहा ना था। वो उसके में भी शराकत कर रहा था। फरिश्ते की आंसुओं की रवानगी में इजाफा हुआ तो अपने बेटों को लेकर बहुत शिद्दत पसंद थी, यहाँ तक कि मुकाबले की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर सकी थी, कर ली थी, मगर अपने बेटों पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सामने खड़े इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं। आप आ गए थे इसलिए। फरिश्ते ने नजरें झुकाए से सकते हुए जवाब दिया। मैं कौन हूँ? तुम्हारा खानम? हैदर खान ने लब नीचे से कहरबार निगाहों से घूरते पूछा। फरिश्ते हैदर खान के सवाल पर खामोश हुए। आप तो खानम में कौन हो तुम्हारा? हैदर ने कराते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया। आप खान है मेरे। फरिश्ते ने टूटे लफ्जों से बोलते दर्द से सिसकी लेते अपना निचला लब बेदर्दी से काट।
सिर्फ नहीं है, आप तो सोजगल कभी फरिश्ते ने कर्ज से जिसकी लेते हैदर खान की आंखों में देखा था, नहीं हक दिया उसे खान कहने का। खान सिर्फ तुम्हारा हैदर खान इसकी यूं जख्मी तड़पती निगाहों को देखते पर तड़पते हुए उसकी आरिस पर नजरें झुकाए, उसकी ठोरी के दिल पर अपने दहकते लब रखे थे। हैदर खान के लम्स पर फरिश्ते की तड़प में इजाफा आता, बहुत कुछ याद आया था जो वो भूल गई थी। फरिश्ते ने तड़पते हुए हैदर खान को खुद से दूर झटका। आप मेरे खान हैं ना, मैं आपकी खाना हूँ ना, मेरे बेटे आपके हैं, सुना आपने मेरे दराब शराब सिर्फ मेरी। फरिश्ते तड़पते रोते बुरी तरह चीखी थी, भूल गई हूँ मेरी रात रात भर की शिद्दतें, मेरी शिद्दतें, मेरी इतनी मेहनत करने पर ही ये। हैदर खान की यूं चीखने और खुद पर कोई हक न रखने वाली बात पर बुरी तरह मशतलब हुआ था। उसके करीब आते उसकी फरिश्ते की नकोश पर अपनी तपिश ज़्यादा सांसें छोड़ते कर आया था। पर फरिश्ते की रंगत में शदीद सुर्खियां घुली थी। फरिश्ते हैदर खान की इतनी नज़दीकी और उसकी बेबाक बात पर सुर्खना हुई थी। अपने कांपते हाथ हैदर के सीने पर जमाते नजरें झुका दी। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी हैदर खान को खुद से दूर दूर धकेल दिया। ये सांप महसूस किया उसकी ठोरी के दिल पर अपनी पुरतपिश से आंखें बखेरता। फरिश्ते की नजरें बेख्तियार अपनी खुले बटनों से होते सीने पर पड़ी। अपनी बिखरी हालत में नजर पड़ती उसने आंखें फाड़े हैदर खान को देखा। हैदर खान की निगाहें भी अब उसके बटनों पर थी। उसके नशीब फ्रांस बिल्कुल नमाया थे, बल्कि फीट पुरानी की वजह से शर्ट आची खासी गीली हो चुकी थी। फरिश्ते शदीद सुर्ख होते अपने लब काटते नजरें झुका गए। वजह से हैदर खान को फरिश्ते पर शदीद गुस्सा था, मगर उसका यूं शर्म हया से सुर्ख पड़ना, उसके हिसाब में न रसना हैदर खान के जलते तपते दिल को राहत पहुंचा गया था। ऐसे ही तो वो उसकी बाहों में सुर्ख गुलाब होती थी। तुम पर कोई हक नहीं। अब इस तरह सुर्ख गुलाब होकर खुद की क्या खुद ही साबित करिए कि तुम पर किसी का हक है, वो सिर्फ हैदर खान का। हैदर ने फरिश्ते के सुर्ख हारिस पर नरमी से हाथ जमाते गंभीर फरिश्ते ने नजरें झुकाई। हैदर खान का हाथ अपने गाल से झटका था। इसका यूं झटकना हैदर खान के तन बदन में आग लगा गया था। तैयार हो जाओ खानक, तुम और मेरे बच्चे अभी मेरे साथ चल रहे हो। हैदर खान ने जबड़े भीगते सर लहजे में हुक्म दिया। कहाँ? फरिश्ते ने नासमझी से हैदर की तरफ देखा। मेरी हवेली मेरे पास। हैदर खान उसकी यूं हैरान की भरी नजरों पर दांत पीसते मुश्किल खुद पर काबू पाए। तो इतनी हैरान क्यों थी? उसके पास था तो उसे लेने ही आया था। मैं और मेरे बेटे आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। फरिश्ते ने हैदर खान की आंखों में देखते मजबूती से अपना फैसला सुनाया। उसकी आवाज़ अब लरस नहीं थी। हैदर खान की आंखों में आंखें डाले अपना फैसला सुना। लहजे पर हैदर की दिमाग की रगें भड़की थी। कहूँगा खानम, तुम्हारा फैसला मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। हैदर की गुस्से से गर्राते हुए अपना फैसला सुनाया। क्यों? फरिश्ते दबी आवाज़ में चीखी थी।
तुम बीवी हो मेरी और तुम्हारे पास मेरे बेटे हैं। फरिश्ते के चीखने पर हैदर भी खान भी गुस्से से दबे आवाज़ में चीखा था, आपको आपकी मोहरे और आपकी बीवी से इजाज़त मिल गई कि आप अपनी बीवी को अपने पास रखने का। आए हैं, लगता है अपनी मोरे और बीवी के घुटने से लगकर उन्हें मनाते रहे। फरिश्ते इस्तज़ाई अंदाज में बोली। फरिश्ते की बात और उसके अंदाज पर हैदर खान गर्दन तक सूख पड़ा था। पहली जो मरतबा यूँ फरिश्ते ने उससे जवाब दिया था, वो भी इतनी बदतमीजी से हैदर खान को उसके जवाब और उसके अंदाज पर आग लगी थी। मुझे किसी से इजाज़त मिले या ना मिले, मगर तुम जैसी लापरवाह माँ के पास मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ूंगा। हैदर खान ने जवाबी कार्रवाई करते गहरा वार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अंदर तक सिलक रहा था, इसलिए उसने ज़ेर करने के लिए लफ्ज़ बोले थे। वही हुआ, फरिश्ते का रंग लम्हों में इतनी तेज़ी से जग पड़ा था जैसे किसी ने इसके चेहरे पर हल्दी मले। दूसरे लम्हे से चक्कर आ रहा था, वो अपना सर दोनों हाथों में थाम गया। संभाला वरना वो गिर जाती है। अगर तुम नहीं चाहती मैं तुमसे तनाव जराब छीनूं, मेरे अभी और मेरे साथ अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल। बच्चों को ले जाऊंगा। हैदर खान ने मजीद गहरी चोट लगाई। उस वक्त सिर्फ अपने बेटे और अपनी खानम को साथ लेकर जाना चाहता। फरिश्ते की हालत देखते हुए समझ गया था दराब जराब को लेकर कितनी पोजेसिव है, कितनी शदीद मोहब्बत करता। ऐसा नहीं कर सकते, मैं मुझसे मेरे बेटे नहीं छीन सकते। सिर्फ मेरे यहाँ खान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको उज्जवल से औलाद होने वाली होगी, आपके पास आपकी बीवी आपके मोहरे सब कुछ है, मगर मेरे पास कैसे कर सकते हैं? फरिश्ता अपना गला जकड़े टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोली। उसे जैसे पैनिक अटैक आया था जब हैदर ने इसे छोड़ा था। वो कुछ दिन ऐसे पैनिक अटैक आते रहते। अब ये अटैक 7 महीनों बाद आया था। जनाब जनाब की दूरी वाली बात पर उसकी हालत ख़राब होती। फरिश्ते हैदर ने बेताबी से उसे पुकारा। फरिश्ते की जैसे सांसें ऊपर कर अपना गला जकड़े हुए थे। में बढ़ते उसके आरिस पर हाथ जमाए। दुर रहे खान मोहम्मद से, आप सच में जालिम हैं। आप मम सकते हैं, आप ये कर सकते हो। लगे बल चीखी थी, मम मुझसे भी खुद को छीना, आप ये भी कर सकते। टूटे लफ्जों से गहरे सांस लेते वह मुश्किल बोल मेरे साथ चलो, तुम्हारा खान तुम्हारे दराब जराब तुम्हारे पास रहेंगे। अब हैदर ने नम आवाज़ में गए तो उसे बाहों में भरने की कोशिश की। फरिश्ते की तबीयत देखते हुए परेशान हाँ तुम्हारे दराब जराब। कल को आपने मोरे ने फिर से आपको कह दिया मुझे छोड़ दें तो? फरिश्ते ने हिचकियों से रोते हुए सवाल किया। वो कभी नहीं कहेंगी, ना मैं अपनी खानम दराब जराब को छोड़ूंगा। जान बसती है मेरी तुम में। हैदर खान ने तड़पते हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मुझे आप पर यकीनी बहुत से वादे किए थे मेरे साथ, लेकिन अब नहीं। मैं अपने दराब जराब आपको नहीं दूंगी।
तो कहती वाशरूम का दरवाज़ा खोलते भागते हुए बाहर निकलती। हैदर खान के पीछे तेज से लगता। फरिश्ते ने कमरे में जाते दराब दराब को सोते में उठाते उन्हें सीट से लाया। दराब दराब फिर से रोने लगे। ये क्या पागलपन है, ये क्या कर रही है, छोड़ो इन्हें। हैदर खान ने दराब लेना चाहा जो फिर से सांसें रोक के रो रहा था। फरिश्ते ही देखते पीछे कोई थी। दराब की सांसें उड़ती महसूस करते फरिश्ते की फक रंगों थी। फरिश्ते ने दराब हैदर को पकड़ाया जो उसने जल्दी से थामा था। फरिश्ते बेड पर बैठ कर दराब को जल्दी से फीड कराने लगी। दराब शदीद रोते हुए चुप हुआ था। हैदर खान इत्मीनान की सांस लेते दराब को सीने से लगाए उसकी कमर को थपक रहा था। करने लगा तो फरिश्ते अपनी हालत देखते जल्दी से हैदर खान की तरफ से रुख मोड़ गई थी। फरिश्ते की यूं रुख मोड़ने पर हैदर खान का पारा हाई हुआ तो उसकी हरकतें हैदर खान को तैश तना रही थी। कर्जी जैसे वो उस पर हक खो चुका है।
रमज़ेश तहरीर मुनासिफ किस्त 101 पार्ट 2। कैसी है मोरे? असफन यार खान ने रजीना खानम को वीडियो कॉल पर देखते कहा, नज़रें और समायतें बेचैनी से किसी की मुंतज़िर थी। रजीना खानम लाउंज के सोफे पर बैठी थी। सामने बड़ी टेबल पर लैपटॉप पड़ा था जिस पर वो आज असफन यार खान से वीडियो पर बात कर रही थी। असफन बहुत बेचैनी से अपनी हल्की घनी बेट सहला रहा था। आंखों में रुत जगह की सुर्खी नुमाया थी। वो 2 दिन से सोया नहीं था, बल्कि वो अपने फ्लैट से नहीं निकला था। आबिर का हंसना मुस्कुराना असफन यार खान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कमरे में आते, अपने बालों में ब्रश करते, अपने बालों को छूते, मुस्कुराती रहती। बेड पर लेट कर भी वो मुस्कुराते हुए कुछ सोचते सो जाते। असफन यार खान से ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। उसके सीने में आग दहक रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ, जीना खानम ने मुस्कुराते हुए कहा। में अभी की खिलखिलाने की आवाज़ गूंजी थी। असफन यार खान को सुनाई दी। असफन यार खान को सुनाई देती मजीद बेचैन कर गई थी। असफन ने इसराबी अंदाज में टांग हिलाते अपनी घनी बेट से लाई। अभी के खिलखिलाने पर रजीना खानम ने नागवारिया से मुंह बनाया था। अपना बीवी का करतूत देखा है तुमने? रजीना खानम ने सामने देखा जहां आबी ब्राक के पीछे भागते खेल रही थी। बेचैनी से सीधा हुआ था। तुम्हारा बीवी को मोहब्बत हो गया है, वो भी जुनूनी किस्म का। रजीना खानम की बात पर असफन यार खान के चेहरे का रंग तांबे की मानद सुर्ख हुआ था। क्या कह रही है मोरे? असफन ने मुठ्ठियां दबीची थी। आवाज़ हलक में ही अटकी थी। उसके मुंह से लफ्ज़ निकले ही नहीं थे। सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हुआ था। तुम्हारा बीवी को एक 7 साल बच्चे से इश्क हो गया, हर टाइम राख हो, और तुम्हारा बीवी कसम से वो बच्चा कम अफलातून ज़्यादा है। आती है क्या बताऊँ, कितना महंगा डेकोरेशन का पीस तोड़ दिया, मगर तोबा कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारा बीवी किसी को कुछ कहने नहीं देता। हर टाइम वो ब्राक ब्राक करता फिरता है। कोई मरे या जिए उसे परवाह नहीं। इधर से खाना बनकर ब्राक के लिए जाता है। उसका स्कूल का लंच बॉक्स भी तैयार करके अभी रोज़ रहीम खान के हाथ भिजवाता है। रोज़ाना रहीम खान इतनी दूर गाड़ी पर देकर आता है। तुम्हारा बीवी ये फजूल हरकत कर रहा है, कोई उसे कुछ नहीं कहता, उल्टा सबका साथ देता है। रजीना खान मुंह बनाए लहजे में कड़वाहट लिए बता रही थी। असफन यार खान की रंगत इश्तिहार की मानद सुर्ख पड़ रही थी। उसे अब समझ आई थी उसकी खुश रहने की वजह, मगर फिर भी वो तंदूर की मानद दहक रहा था। असफन ने झंझलाते हुए अपनी पिछली गर्दन से हिलाई। वो एक 7 साल के बच्चे से इतनी जलन महसूस कर रहा था। उस आग की लपेटें अपने गिर्द महसूस हो रही थी। राग राग मेरे बाल छोड़ो, आबिर की चीखती आवाज़ सुनाई दी थी। असफन आबिर की आवाज़ सुनते मजीद झंझलाया था। राग ने आबिर के बालों को पकड़ा है, उसके बालों को छुए मजीद दहका था। शोलों की मानिंद दहका था वो। तुम्हारा बीवी का बाल बराक को बहुत पसंद है। हर थोड़ी देर बाद उसने तो तुम्हारा बीवी का बाल छूना होता है, और तुम्हारा बीवी भी बाल खोल कर रखता है कि बराक को उसका बाल बहुत पसंद है। ये सुनते असफन की रंगत में मजीद सुर्खियाँ घुली थी। असद की मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भिजी थी कि बंद मुट्ठी की कड़कड़ाहट गूंजी थी। आबी जान, मुझे आपके हाथ का पास्ता खाना है, मैं ये राइस नहीं खाऊंगा। प्राग की आवाज़ असद यार को सुनाई दी तो असद ने अपने जबड़े पूरी तरह बेचे थे। वो आबी को जान कह रहा था। असद का पारा हाई हुआ था। जान तो उसने आज तक नहीं बोला था। असद यार खान देखते तंदूर की मानिंद जल रहा था। एक शर्त पर आबिर की आवाज़ सुनाई दी। असवन तो ये सब सुनता जलते तवे पर बैठा था। असवन ने झंझलाते हुए सिगरेट टेबल से उठाए, उसे लाइटर से सिलगाते लबों में दबाया। क्या आबी जान? बराक ने अपनी ग्रे आंखें फैलाई। आबिर खिलखिला कर हंसी थी। आपको मेरे साथ किचन में चलना होगा, मेरे पास वहाँ रहेंगे, फिर बनाऊंगी। आबिर मुस्कुराते हुए बोली, ओके डन, मगर आप सर पर दुपट्टा नहीं लेंगे। बराक ने भी जवाबन शर्त रखी तो आबिर की खिलखिलाहट एक बार फिर से गूंजी थी। असफन गहरी सांस लेते वह मुश्किल खुद पर काबू पा रहा था। बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। 28 साल मर्द होकर वो एक बच्चे से इतनी जलन महसूस करेगा, उसके अंदर आग की लपेटें उठेंगी, वो सोच नहीं सकता था।
कौन है ये प्राग? असमा ने रजीना खानम से पूछा, जो कब से अपने सोमने सोफे अपने सामने में सोफे पर बैठे आबिर और प्राग को घूर रही थी। आबिर और ब्राग के वहां से जाने पर वो असलम की तरफ मतवजा है। तुम्हारे दाजी का दूर का रिश्तेदार है, उसका बेटा दारिब खान है, सुना है जरान का बहुत अच्छा दोस्त है, जरान के साथ ही पाया जाता है आजकल, इधर का एमएनए भी है। ब्राग उस दारिब खान का बेटा है। उसका बीवी आज से 6-7 माह पहले कैंसर की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया था। ब्राग का दादी था, वो ब्राग का देखभाल करता था। कुछ दिन पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। उस दिन आबिर भी अमीना भाभी के साथ ब्राक की दादी की जनाजा पर गया था। हम भी गया था। ब्राक को रोता यही चुप करवाता रहा था। ब्राक की खातिर ये सारा दिन दारम की हवेली में रहा। मीरा खानम भी आबिर के साथ ही रुका था। उस दिन के बाद ब्राक रोज ही आबिर से मिलना आता है। दारम ब्राक को इधर छोड़ जाता है, रात को उसको ले जाता है। अमीना खानम तफसीलन बता रही थी। टांग इसरारी कैफियत में हिलाते सुन रहा था, मगर हमारा तुमको तुम्हारा बीवी का उस बच्चा के साथ मोहब्बत नहीं पसंद। वो इतना पागल है ब्राक के लिए कि आज उसका आमद सुनकर वो दुपट्टे में ही मर्दाने में चला गया। अब अपना चेहरा भी नहीं ढका। अब मर्दाने में सिर्फ ब्राक तो नहीं था, दारम भी था। जीना खानम की बात सुनती असफंदियार खान लैपटॉप बंद कर चुका था। वो मजीद नहीं सुन सकता था। वो बातें सिगरेट का गहरा कश लिया। असफल की पूरे वजूद की नीली रगें जाहिर हुई थी। अपना चेहरा भी नहीं रखा। अब मर्दाने में सिर्फ ब्राक तो नहीं था, दारिब खान भी था। हुसैना खानम की लफ्ज़ समातों में सुनाई दी तो असफंदियार खान ने लैपटॉप उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मार रहा था। आंखें लहू छिलकाने लगी थी। तुम्हारा बीवी का बाल ब्राक को बहुत पसंद है। असफंदियार ने सीधे होते अब टेबल पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। आबिजान राग के लफ्ज मायतों में गूंजे तो इसवत ने अपने पाँव की ठोकर टेबल को रसीद की थी, जो उल्टते हुए दूर जा गिरी थी। बहारे ने मटन चाम को दम लगाते गहरा सांस लिया था। दरक्षा ये क्या कर रही हो? बहारे ने दरक्षा को झंझलाते हुए पुकारा, जो मटन कढ़ाई में दहकता कोयला रख रही थी। क्या हुआ बाजी, आपने खुद ही तो कहा था इसे कोयले का दम देने। दरक्षा ने बहारे के पुकारने पर पूछा। कोयले को रोटी के टुकड़े के ऊपर रख कर कढ़ाई में दम दो। बहारे ने थके थके अंदाज में कहते फिर से गहरे सांस लिए थे। वो अपने सर को थामते किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल के गिर चेयर पर बैठकर सर हाथों में जकड़े आंखें मौद गई थी। दर्द होना शुरू हो गया था और बिना अपनी परवाह किए तब से शहराम के लिए मुख्तलिफ खाने तैयार करी थी। उसे उसके हाथ का खाना पसंद था। वो शहराम को सरप्राइज करना चाहती थी। शहराम उसे किचन में कदम नहीं रखने देता। वो उसे बिना बताए ही उसके लिए डिनर तैयार करती थी। पिछले 3 घंटों में उसने दर्जनों डिशेज बना ली थी। बाहर ने गहरे सांस लेते अपने पेट पर नरमी से हाथ रखा। 2 दिन से मूवमेंट महसूस नहीं हो रही थी, अभी हल्की सी मूवमेंट हुई तो उसने गहरा सांस लिया था। महसूस हुई जब हारे की आंखें भीगी थी। मुबहम सा मुस्कुराई। वो 2 दिन से इस बात पर भी टेंशन ले रही थी कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। उसे ये बच्चा जान से बढ़कर अजीज था, क्योंकि उसमें शहराम की सांसें बसती थी और उसकी सांसें शहराम में बसती थी। बहारे बाजी आप आराम कर लो, आप कब से काम कर रहे हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तरक्षा ने बहारे की पुरमस्ता हालत देखते उसे कहा। लेकर तैयार होने लगे तो फ्राइड राइस को 5 मिनट बाद देख लेना और बाकी डिशेस को 10 मिनट बाद दम से हटाना। और गाजर के हलवे पर मैं खुद ड्राई फ्रूट गार्निश करूंगी, तुम मत करना। शहराम बहुत बारीक गार्निश पसंद करता है। बहार ने चेयर से खड़े होते हदायत दी। अल्लाह बाजी इस टाइम नहाएगा, भाई कितना सर्दी पड़ रहा है, फिर आप इस हालत में? दरक्षा ने बहारे को देखते परेशानी से कहा था।
ये रात को रोज़ ही रात को शावर लेती, कुछ दिन से सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, उसे रोकना चाहता। भाई सर्दी में अंदर नहीं, और मैं गर्म पानी से नहाऊंगी, ठंडे पानी से नहीं। भारी दरख्शां को संजीदगी से कहते वहाँ से चली गई थी। हमारे ब्लू कलर की खूबसूरत गहरे चुनटों वाली फ्रॉक में मलबूस थी, कंधे पर एक साइड गर्म ब्लू एम्ब्रॉयडरी पश्मीना शाल डाल रखी थी, ब्राउन सिल्क के बालों को खुला छोड़ रखा था, पिंक लिपस्टिक लगाए और आंखों में काजल लगाए वो तैयार थी। हमारे मिरर में देखते सुर गुलाब होते मुस्कुराई थी। शहराम इसे देखते पागल हो जाएगा और जानती थी शहराम की मोहब्बत, शहराम की जुनूनियत याद आई तो कान की लौ तक सुर्ख पड़ी थी। सारी रात उसे अपनी बाहों में नरमी से रखता था, उसके पेट पर नरमी से अपना हाथ फेरते, उसकी आरिस को नरमी से उसके आरिस को लबों से छूता रहता और बहुत कम उससे अपना हक लेता था। भारे जानती थी बच्ची की वजह से उसका ख्याल करता है, बहुत मुश्किल से अपने जवाब जिसम पर कंट्रोल करता है, मगर बहारे को ये बात भी छुपती थी, हमेशा उसकी दीवानगी जुनून बनना चाहती थी। आज वो ख़ास तौर पर उसके लिए तैयार हुई थी। बहारे ने मोबाइल में टाइम देखा, जहाँ रात के 8 बज रहे थे। वो आज हॉस्पिटल से 5 बजे हवेली आ गई थी। शहराम उसे खुद हवेली छोड़ने आया था, मगर हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी की वजह से इमरजेंसी होगी, जिसकी वजह से शहराम दोबारा से हॉस्पिटल चला गया था। बाहर ने शहराम का नंबर डायल करते कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जा रही थी, मगर शहराम ने फ़ोन नहीं उठाया था। बाहर ने हैरानगी से फिर से उसका नंबर डायल किया, हमेशा उसका फ़ोन उठाता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी मीटिंग हो, कुछ भी हो जाए, दूसरी बेल पर उसका फ़ोन उठा लेता था। शहराम का नंबर डायल किया, जो बेल होने के बाद बंद हो जाए, शहराम उठा नहीं रहा था। बहारे अब की बात परेशान हुई थी। बहारे ने परेशानी से हॉस्पिटल फ़ोन लगाया, मैं डॉक्टर बहारे बात कर रही हूँ। शहराम इस वक्त कहाँ है? स्पीकर पर रिसेप्शनिस्ट की पूछती आवाज़ पर बहारे ने अपना तारुफ करवाते पूछा। शहराम कुछ देर पहले डॉक्टर आइजल से बाहर निकले हैं, रिसेप्शनिस्ट शाइस्ती से बोली थी। सुनते बहारे के हाथ से फ़ोन छोड़कर ज़मीन बोझ हुआ था। बहारे गहरे सांस लेते अपना सर दोनों हाथों में जकड़ गई थी। बहारे ने अब जल्दी से दीवार का सहारा लेते खुद को गिरने से बचाया था। वो बेयकीनी की कैफियत में शहराम आइजल के साथ बाहर गए। वो 5 बजे से हॉस्पिटल में है, डॉक्टर आइजल के साथ है। ड्यूटी थी जो 9 बजे शुरू होनी थी। वो हॉस्पिटल का भाई और शहराम उसके कहाँ गया था? भाई ने गहरी सांस लेते अपने लरजते वजूद को मुश्किल संभालते फ़ोन ज़मीन से उठाए कांपते हाथों से शहराम का नंबर डायल किया था। दिल और वजूद में आंधियों के चक्कर चल रहे थे, दिल में दहकते तंदूर के मानित भाबर जल रहे थे। डॉक्टर आइजल का वजूद किसी भी कीमत पर शहराम के गिर्द बर्दाश्त नहीं था। फिर से नहीं उठाया गया था। बाहर ने रोते हुए एक बार फिर से शहराम का नंबर डायल किया। बेल मुसलसल जा रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था सब समझ रही थी। बाहर ने रोते हुए पागलों की तरह उसका नंबर फिर से डायल किया। उसके हाथों में फ़ोन लरज रहा था। वो कांपते हाथों से फ़ोन हाथ में पकड़े उसका फ़ोन मिला रही थी। वजूद में जलते अलाव ने तेज़ी इख्तियार की थी। भारी ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते एक बार फिर से शहराम का नंबर डायल किया। करने पर उसको फ़ोन उठा लिया था। भारे तुम ठीक हो? तुमने इतनी फ़ोन क्यों की? शहराम की परेशान आवाज़ स्पीकर पर पहुंची। कहाँ हो तुम? भारे ने गहरे सांस लेते अपनी भीगी लरजती आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाते पूछा। शहराम उसकी आवाज़ में शबनम महसूस कर चुका था। मैं रास्ते में थोड़ी देर तक पहुंचता हूँ। शहराम ने मोहतात होते अब संजीदा आवाज़ में कहते अपने साथ बैठी डॉक्टर आइजल को देखा तो उसने परेशानी से अपनी कनपटी मसली थी। अपनी बीवी की आवाज़ में ज़िल्ज़लों की इज़्ज़त वो महसूस कर चुका था। थोड़ा बहुत वो समझ चुका था। उसे पता चल गया है वो आइज़ल के साथ है। किसके साथ हो तुम? बहारे ने शहराम के झूठ पर चीखते हुए पूछा। शहराम ने साथ वाली सीट पर बैठी डॉक्टर आइज़ल को देखते स्पीकर पर हाथ रखा था। बहारे इतनी ज़ोर से चीखी थी बाहर तक आवाज़ आई थी। बहारे मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, घर आकर बात करता हूँ।
शहरान ने अब की बार खुद के गुस्से पर काबू पाते आस्ती से कहा, उसकी यूं चीखने पर उसके दिमाग की रगें ना चाहते हुए भड़क गई थी। मुझे भी बात करनी, इस वक्त किसके साथ हो तुम? तुम्हारे फ़ोन पर हल्के बल चीखी थी। आहिस्ता चीखो, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? शहराम ने फ़ोन दूसरे कान से लगाए, एक नज़र डॉक्टर आइसल को देखते लब भींचते कहा था, के साथ वो बाहर फ़ोन पर अब शिद्दत से रोती थी। शहराम ने इसकी रोने जेब पर जबड़े बीते फ़ोन बंद करते गुस्से से डैशबोर्ड पर पटका था। डॉक्टर आइजम ने शहराम को एक नज़र देखते स्मार्ट अंदाज में बेड स्क्रीन पर नज़रें जमाई थी। शहराम ने इस्तराबी अंदाज में अपनी गनी बेड पर हाथ फेरा। फ़ोन एक बार फिर से बजना शुरू हो गया था। शहराम ने अपने जबड़े बुरी तरह भीगते फ़ोन डैशबोर्ड से उठाए, कॉल काटी थी, मगर अगले लम्हे फ़ोन फिर से वाइब्रेट होना शुरू। शहराम ने गुस्से की झटके से गाड़ी रोकी। डॉक्टर आइसल ने बमुश्किल डैशबोर्ड पर हाथ रखते अपना सर टकराने से बचाया। वो फ़ोन डैशबोर्ड से उठाए, अपनी साइड का दरवाज़ा धार से खोलता बाहर निकला। शदीद बारिश ने उसका इस्तकबाल किया था। बारिश बारिश इतनी शदीद थी, बारिश की बौछार में एक लम्हे में गीला हो गया था। शहराम ने फ़ोन रिसीव करते कान से लगाया। बाहर मैं हवेली ही आ रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। मसला क्या है? शहराम दबी आवाज़ में चीखा था। तुम आइसल के साथ क्या कर रहे हो? शहराम स्पीकर पर बहारे की रोते हुए सिसकारियाँ गूंजी थी। शहराम ने उसके इस तरह रोने पर झंझलाते हुए अपनी पेशानी मसली। वो बुरी तरह पछताया था। वो डॉक्टर आइसल के साथ आया है क्यों? ये घर जाने का टाइम था। उसके लेट होने पर उसकी पोजेसिव जज्बाती बीवी ने यही सब कुछ करना था, और आज पता नहीं फ़ोन कैसे साइलेंट पर रह गया। अगर वो पहली कॉल रिसीव कर लेता ये नौबत ना आती। शहराम ने झंझलाते हुए बरसती बारिश को देखा था। भारे की कॉल सुनने के लिए थरथरती बारिश में पूरे का पूरा गीला हो चुका था। आयशा के पास आज कोई कन्वेंस नहीं थी। शदीद तूफानी बारिश की वजह से वो कैसे घर जाती में उसे घर ट्राप करने चाह रहा था। शहराम ने झंझलाते हुए वजाहत दी, झूठ शहराम, झूठ बोल रहे हो, बहाना बना रहे हो तुम। अगर मुझे हॉस्पिटल फ़ोन करने पे पता ना चलता तो मुझे पता ही नहीं लगने देते। तुम डॉक्टर आइसल को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते रहते हो। फ़ोन पर रोते हुए चीखी थी, तुमने मेरा पता करने के लिए हॉस्पिटल फ़ोन किया था? शहराम की आवाज़ सर्द हुई थी। हाँ किया था, शुक्र अदा करती मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, वरना मुझे कैसे पता चलता तुम ये सब करते फिर रहे हो। तुम्हारे दिल पर हाथ रखते गहरी सांस लेते शिद्दत गम से रोते हुए बोली थी। बाहर की आवाज़ सुनते शराब का पारा आया हुआ था। शराब की मुट्ठियाँ खुद ब खुद भींची थी। अब पता चल गया मैं ये सब करता भी रहूँ। अब बैठ कर ऊंचा ऊंचा मातम बनाओ। शराब गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर चुका था। नींद पर पूरी कुव्वत से मारते चीखे मार मार कर रोने लगी। वो नहीं बर्दाश्त कर सकती शराब के करीब किसी भी दूसरी औरत का साया। डॉक्टर आइजल का वजूद तो उसे कांटों की तरह चुभता था। बाहर ने रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखा, उसे हल्के हल्के फिट से लग रहे थे। पेट पर लोअर साइड पर दबाव पड़ रहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसे पेन सी महसूस हुई थी। उसने इस हालत में शदीद टेंशन ले ली थी। अब दर्द की शिद्दत इख्तियार कर गया था। मारी बुरी तरह रो दी। वो अपने बच्चे से भी कहीं ज़्यादा शहराम को चाहती थी, खुद से भी बढ़कर। डॉक्टर आइजल शहराम से मोहब्बत करती, इसे लेकर इसलिए इनसिक्योर थी, ज़रूरत से ज़्यादा उससे जेलस भी होती थी। बाहर इन रोते हुए अपनी आंखों से बेदर्दी से आंसू साफ किए, गुस्से इश्तियाल से कमरे का दरवाज़ा धार से खोलते बाहर आए। लाउंज में आते ही इसने चीखते हुए रक्षा को पुकारा था। आई थी 7 माह बाद भारे को दौरा पड़ा था। वो चीख रही थी। भारे की हालत देखते हुए परेशान हुई थी। शॉल एक कंधे पर लटक रही थी, बिखरे बाल, सुर्ख मतोम चेहरा। वो रोते हुए बुरी तरह लरज रही थी। अमीना खानम भी लाउंज में आते ठटक कर एक पल के लिए रुकी थी। भारी से इसकियाँ भरते अपने पेट के निचले हिस्से पर अपने पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखी हुई थी।
ये देखते परेशानी से बहारे की तरफ बढ़ी, मगर बहारे की अगली बात सुनते उनके कदम ठहरे थे। सारा खाना उठाकर हवेली से बाहर पकवा दो। बहारे ने रोते हुए रक्षा को हुक्म दिया। क्या कह रहे तुम बहारे पाजी? रक्षा ने समझी से बहारे को देखा था। सारा खाना बाहर फेंक दो। बहारे गुस्से से चीखी थी। जी आपने ये सब शहराम लाला के लिए बनाया, वो आता ही होगा। दरक्षा ने जल्दी से कहा। मैंने बनाया था, मैं ही कह रही हूँ सारा खाना फेंक दो। बहारे अपने आंसू भी धरती से साफ करते सर लहजे में बोली। लेकिन बाजी अभी 8 नहीं बजा, लाला बेचारा आता ही होगा और हवेली का मर्द लोग किसी ने भी अभी खाना नहीं खाया। अगर सब खाना फेंक देगा और सब क्या खाएगा? रक्षा ने परेशानी से कहा। बहारी की जिद्दी तबीयत से वो बाखूबी वाकिफ थी। वो अपनी वहाँ कर ही दम लेगी और रात के खाने में बाकी सब क्या खाएंगे? परेशान हुई थी। रक्षा बहारे के रोने पर समझ गई थी कि शहराम आज लेट हो चुका है, इसलिए बहारे इतना रो रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है। और शहराम को लेकर कितनी हसास थी हवेली में सब जानते थे। हवेली के मर जाए भाड़ में, तुम बाहर खाना तुम बाहर फेंक दो। इस वक्त अपने हवास में शहराम को आयजर का सोचते हुए दर्द कर्ब की इंतहा पर अभी भी उसकी सांसें रुक रही थी। अभी अभी वो आइजल के साथ और मरने वाली हो रही थी। बहारे अमीना खान बहारे को सख्ती से पुकारती इसकी तरफ बढ़ी। मजीद इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें किसी बात का तमीज़ नहीं? तुम किसके बारे में क्या और कैसे बात कर रहे? हवेली का मर्द लोग में तुम्हारा बाबा तुम्हारा दाजी भी शामिल है। जैसे तुम बिना किसी शर्म के कह रहे भाड़ में जाओ। बहुत बुरा तरबियत किया है रोजीना खानम ने तुम्हारा। खाने के मुकाबले आते उसके सिसकते लरजते वजूद पर कहर बार निगाह डालते नागवानी से बोली। आपने कैसी तरबियत की ये सब जानते हैं? भारे ने रोते हुए तिनक कर जवाब दिया था। भारे के जवाब पर मीना खानम की बर्दाश्त की हद जैसे ख़त्म हुई थी। रंग गुस्से से सुर्ख हुआ था। कैसा तरबियत किया हमने? बताओ ज़रा हमको। हमारा बेटी आबी ने कभी तुम्हारा मोरे को जवाब नहीं दिया। उसके आगे रात दिन मुलाजमों की तरह खड़ा रहा। तुम्हारा भाई ने बदला की खातिर हमारा शादी बनाया, उसे छोड़कर चला गया। कभी देखा उसको इस तरह चलाता हुआ? गलती तुम्हारा नहीं हमारा बेटा का है, जिसने तुमको इतना सर पर चढ़ा कर रखा। मीना मीना खानम गुस्से से गरजी थी। भारे की बदतमीजी उन्हें अच्छा खासा से लगा चुकी थी। क्या सर पर चढ़ा रखा है उसने? आपके बेटे जैसा कोई बेरहम सफाक नहीं। भारी शिद्दत गम से रोती हुई सिसक पड़ी थी। वो आइसल के साथ है, उसका वजूद जैसे कांटों पर घिसट रहा था। औरत है, पूरा हवेली जानता है तुमको फूलों की तरह रखा हुआ है हमारा शहराम ने। यहाँ तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलता नहीं। वो पूरा पहले करता है, सांस बाद में लेता है। बेचारा का सांस तब तक लेना हराम होता है, जानता है। वो जब तक पूरा नहीं किया वो जब तक पूरा नहीं करेगा तुम ऐसे ही वावेला मचाएगा। तुम्हारा आगे पीछे फिरता है, खाना तक तुम्हें अपने हाथों से खिलाता है। और क्या चाहता है तुम? क्या करे वो बेचारा तुम्हारे वास्ते कि अपना सर कटवा दे, फिर खुश होगा? लगता है कोई अनोखा बच्चा पैदा कर रहा है जो हर टाइम नखरा, हर टाइम का वावेला। मीना खानम ने गुस्से से बहारे को घूरते उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी। बहारे पेट पर हाथ रख के रोते हुए देख रही थी। तुमको भी पता चलता जब हमारा शहराम आबिर का बदला तुमसे लेता, तुम पर सोतन लाता, फिर तुम्हारा हिम्मत ना पड़ता हमसे इस लहजे में बात करने का। क्यों लाता हूँ मुझ पर सोतन? ऐसा भी क्या किया है मैंने? अमीना खानम की सोतन वाली बात पर वो बलबलाते हुए चीख पड़ी थी। बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, तड़प कर मरने वाली हो गई थी। जैसी बहारी की आवाज़ अच्छी खासी ऊंची हुई थी। रक्षा ने परेशानी से बहारे को देखा था। पलविशा भी अपने कमरे से निकलती बाहर आई थी। रुसीना खानम जो लाउंज में दाखिल हुई थी, बहारे की चीख सुनते वो रुकी थी। बहारे को यूँ रोता देख कर उसकी तरफ परेशानी से बढ़ी। बहारे पेट पर हाथ रखते लरसते हुए सिसकियों से रो रही थी। बहारे पेट पर हाथ रखे लरसते हुए सिसकियों से रो रही थी। क्योंकि तुम्हारा हरकतां ऐसा है, इसी तुम जैसा तुम्हारी हरकतें ऐसा है, इसी तुम जैसा औरत पर सौतन आना बड़ा बात नहीं। कोई और हवेली का मर्द होता अब तक शादी भी मना भी चुका होता। हमारा शहराम है जो तुम जैसा औरत को बर्दाश्त करता है। पता है वो क्यों करता है? क्योंकि हमारा तरबियत है उसका अंदर, जिस तरबियत का तुम हमको ताना देता है। मीना खानम अपने सीने पर हाथ मारते काटता लहजे में बोली। तुम्हारी की तरबियत वाली बात और उसकी बदतमीजी पर उनका खून खोल कर रह गया था जैसे।
अमीर की वजह से उनका ज़ब्त ख़त्म हो रहा था, भारी की कुछ तबीयत की वजह से वो खामोश थी। दूसरा, वो नहीं चाहती थी असफंदियार खान तक कोई बात पहुँचे। वो असफंदियार खान का दिल नर्म होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, मगर आज उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। भारी रजीना खानम की बात पर फूट फूट कर रो रही थी। शहराम की दूसरी शादी वाली बात पर पागल हो रही थी। जैसे रजीना खानम कुछ भी कह लेती, ये ना कहती शहराम की दूसरी शादी को लेकर। वो वैसे भी शहराम की जयराम की दूसरी शादी को लेकर उसके अंदर कितना खौफ था, ये वही जानती थी। भाभी, ये क्या कह रहा है, इसका हालत तो देखो। तुम्हारा वारिस पैदा कर रहा है हमारा बेटी, हवेली का वारिस, सबसे छोटा बहू है तुम्हारा, मगर वारिस हमारा बेटी दे रहा है तुम्हारा शहराम का बेटा कुछ ही दिनों तक। तुमको इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम इससे इस तरह बात करते हैं। रजीना खानम ने भारे की लड़ती वजूद को कंधों से थामते गुस्से से कहा। भारे पर मुश्किल ही खड़ी थी। उसका हचकोले बरता वजूद मजीद हचकोले ले रहा था। उन्हें बढ़ता वजूद पूरी तरह से इसकियाँ भर रहा था। सोतन वाली बात पर उसका दिल जैसे आहें भर रहा था। पूरे वजूद में टूटी कांच की बिजलियाँ चुभ रही थी। वो इस वक्त आयजल के साथ और मीना खानम की बातों से दिल और दिमाग में तपश उठ रही थी। इसकी सिसकियाँ हवेली के लाहौर में गूंज रही थी। अब तो वाकई मुलाजमाएँ भी आ गई थी। हैरत से ये मंजर देख रही थी। अमीना खाने की आवाज़ पहली मरतबा यूं ऊंची हुई थी। रहा है, ये अपना बेटा का तो जलील करवाया है। जब से रुखसती हुआ इसने हमारा कोई काम किया, कभी हमसे पानी का पूछा। ये जब चाहे उठता है, जब चाहे सोता है, अपना शौहर के साथ अस्पताल जाता है, इसके साथ आता है। कभी जाते हुए हमें बताया तुमने हमारा बेटी को नौकर बना कर रखा, हमने कभी तुमको कुछ कहा? हमारा बेटी पर इतना बड़ा जुल्म किया, कभी हमने आवाज़ निकाला? इसका सज़ा तुम्हारी बेटी को दिया। असूलन दुनिया का दस्तूर है अपना औलाद का बदला दूसरा की बेटी से लेता है, जैसे तुमने लिया, मगर तुम हमारा खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा। याद रखना रोजीना, अपना बेटी के आगे एक माँ के लिए कुछ अहमियत नहीं रखता। ये वारिस भी नहीं, शहराम का खून उसका बेटा भी नहीं। अपना बेटी की आंखों का दास देखता है तो हमारा दिल करता है हम शहराम को अपना दूध का कसम देकर वही कुछ सब कुछ शहराम से करवाएं जो असफर ने किया, और कुछ नहीं तो शहराम का दूसरा शादी करवा देते। शर्जीना खानम गुस्से से लफ्ज़ बातें बोली। शहराम की दूसरी शादी वाली बात पर बहारे के आंसुओं की रवानगी में इजाफा हुआ था। चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। खुदा का खौफ करो मीना, ये कैसी बातें कर रहा है तुम? रजीना खानम ने बहारे को रोते देखकर गुस्से से कहा। क्योंकि हम क्यों खुदा का खौफ करें? तुमको खौफ नहीं आता जो यहाँ बैठे हस्बैंड को दूसरी शादी के मशवरे देता है? नहीं जानती थी मीना खानम, ये सब कुछ जानती है। बात करता है हमारा तरबियत का, जिसको खुद कुछ नहीं पता तरबियत होता है कि अपना औलाद का भी ऐसी तरबियत करेगा। गलती हमारा शहराम का है। तुमको सर पर चढ़ाया हुआ पहले दिन तुमको तुम्हारा औकात में रखता, तुम तीर की तरह सीधा होता। रजीना खानम गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपनी कमरे की तरफ बढ़ी। बहार ने अपने चकराते सिर को जकड़ा था। शहराम की दूसरी शादी वाली बात पर उसके सर में शदीद धमक हो आती है। आपकी तरबियत सब में अरहम लाला ने क्या किया और भाभी के साथ सब जानते। भारी रोते हुए चीखी थी। मीना खानम ने इसके चीखने पर मुड़ते हुए कांटदार निगाहों से देखा। अरहम का नाम वो किसी के लबों से बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारी रजीना खानम से कंधों से थामते से रोका था। रजीना खानम का हाथ झटकते थे। मीना खानम के मुकाबले आए। जरान लाला ने मेरे लाला का कत्ल किया। मेरे लाला ने आपके किसी बेटे को नहीं मारा। ये हमारा हौसला, हम एक कातिल को इस हवेली में बर्दाश्त करते हैं। जरान लाला कातिल है, मेरे लाला बाबरी का। बहारे रोजीना खान के मुकाबले आते चीखते हुए बोली। बहारे शहराम की गरजदार आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी थी। बहारे ने लरसते हुए फक रंगत से सामने देखा से घूरा था। भारे रोते हुए पीछे को दीवार के साथ जा लगी से मजीद खड़ा नहीं हो जा रहा था। पेट के निचले हिस्से में दर्द ने शिद्दत इख्तियार की थी। शहराम की सर सो इसकी सर दहाड़ पर वो खौफजदा हुई थी। मीना खानम दिल पर हाथ रखते लड़खड़ाई थी। जरान का कातिल कहना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। दरक्षा ने आगे बढ़कर मीना खानम को
परेशानी से शहराम की तरफ बढ़ी। शहराम की तबीयत ख़तरनाक लगती। शहराम बेटा, तुम जानते हो किस हालत में, ऐसी हालत में औरत ऐसे हो जाते, कुछ समझ नहीं आता। रजीना खानम ने शहराम को जल्दी से वजाहत दी। ऐसी हालत में औरतें बदतमीज़ हो जाती हैं, मुझे आज पता चला है। जहाँ से रिसर्च की है आपने, मुझे भी बताइएगा। शहराम रजीना खानम को देखते सर लहजे में तंजीन बोली। इसे किसी का ख्याल नहीं, बदतमीज़ जाहिल। शहराम ने बहारे को खूनख्वार निगाहों से घूरते शोला बार लहजे में लफ्ज़ दबाए थे। बहारे शहराम की बात पर शिद्दत से रोती थी, यूँ से सबके सामने बेइज्जत करेगा, इसके लिए ये लफ्ज़ बोलेगा और सोच नहीं सकती थी। शहराम अपने बहारे कदमों की दमक लिए बहारे की तरफ बढ़ा। ये तरीका है मोरे से बात करने का, तुम जो भी कह रही थी अब मेरे सामने ऊंचा ऊंचा मेरे लाला को कातिल बोलो। से चीखा था। मेरे लाला को कातिल को बाहर इसके चीखने पर मुंह पर हाथ रख के दी। शेराम की आंखें सर सूख थी। उन 7 महीनों में पहली बार उस पर ऐसे चलाया था। आज उसे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रहा। शिद्दत कम से रोते हुए चीखी थी, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम यहाँ चीखी, तुम्हारी ज़रा सी भी आवाज़ निकली, किसी का लिहाज नहीं करूँगा। मेरा हाथ उठ जाएगा सबके सामने तुम पर। शहराम बहारे का बाजू जकड़े इसे अपने करीब करते सर दबाज में पंकारा था। बहार ने लरसते हुए रोते हुए बेयकीनी से शहराम को देखा। शहराम ने इसे खूनख्वार निगाहों से देखते छोड़ा था। एकदम लड़खड़ाई थी। शहराम उसे फिर से बाजू से जकड़ गया था। जल्दी से आगे बढ़ी, अपनी भाभी को अंदर कमरे में छोड़ कर आऊँ। शहराम ने बहारे को घूरते दरख्शां से कहा। अभी तक उसका बाजू जकड़े हुए था। बहारे ने उसे सकते हुए देखा था। मैं खुद जा सकती हूँ। पहले रोते हुए अपना बाजू सख्ती से शहराम की गिरफ्त से छुड़वाते तेजी से कमरे की जाने बढ़ी। शहराम ने जबकि भीगते से कदमों की तेज़ रफ्तारी देखी थी। और गाल पर वाइजर को घर ड्रॉप करके 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करता आया था। इतनी तेज़ी से ड्राइव की थी कि 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा तो हवेली पहुंचते उसे ये तमाशा देखने को मिला। उसका दिमाग लावे की तरह उभरा था। चीख चीख कर उसकी मोरे को बातें सुना रही थी, उसकी लाला को कातिल कह रही थी। शहराम अपनी कनपटी मसलते मीना खानम की तरफ बढ़ा, जो निढाल से सोफे पर बैठे दुपट्टे से अपने आंसू खुश्क कर रहे। उनके हथेलियाँ चूमे। मोरे बहारी की जगह मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वादा करता हूँ आइंदा कभी वो आपको जवाब नहीं देगी, आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगी। शहराम ने मीना खानम के आंसू साफ करते कहा। मीना खानम के आंसू शहराम का खून खुला रहे थे। माँ बनने वाली न थी, पता नहीं वो क्या कर डाल मांगना की ज़रूरत कोई नहीं। शायद हमारा गलती, हमको खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। बड़ा का इज्जत उसका अपना हाथ में होता है, हमको ख्याल रखना चाहिए था। इस हालत में आज पता नहीं हम क्यों क्या हो गया। अबीर का दुख हमारा कलेजा चीरता। मीना खानम भीगे जी में लहजे में बोलती। मीना खानम माँ बेटे का प्यार देखते गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मीना खानम की बात पर शहराम ने सबसे अपनी आंखें में अबीर का दुख तो उसका भी कलेजा चीरता था, वो तो उससे बात भी नहीं करता था। भी नहीं करता था। जहाँ उसे दिखता था खामोशी से पलट जाता था, कहीं उसकी आंख आंसू उसकी तकलीफ देते हुए एक शौहर की जगह सिर्फ भाई ना बन जाए। वो आबिर की वजह से कहीं बहारे को तकलीफ ना दे रही। शहराम ने अपनी आंखें कीदत से मीना खानम के हाथों की पुश्त पर लगाई। बहुत मोहब्बत करता था मीना खानम से। बहारे का इस तरह बात करना शहराम को बहुत तकलीफ दे गया था। उसके खून में शरारे फूट रहे थे। आज पहली बार उसे अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं हो रही थी। ना कहना हम तुम्हारा माँ है तो ये बात याद रखना, तुम्हारा होने वाला बच्चा का माँ है। मीना खानम ने शहराम के सर पर हाथ रखते संजीदगी से कहा। मीना खानम की बात पर शहराम के बहाने पर गुस्से में मजीद इजाफा होता। शहराम ने जबड़े पीटे वो मुश्किल इस बात में सर हिलाते मीना खानम को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। बैठी घुटनों में मुंह दिए सिसक रही थी। शराब ने बहारे के लड़ते हुए सिसकते हुए जूत पर कहर बार निगाह डाली थी। अपना कोट उतारते हुए उसे सोफे पर फेंका था। अपनी रिस्ट वॉच उतार कर उसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पूरी कुवत से दे मारी थी। पूरी कुवत से दे मारी थी।
ये सिसकते लरज उठी थी, किस बात का मातम मना रही हूँ, रोक कर बाहर तमाशा लगाकर मेरे मोरे से बदतमीजी करके अब ये रोक कर मजलूम बन रही हो। शहराम गुस्से से चीखा था। भारे ने शहराम के चीखने पर घुटनों सर हटाकर शहराम को देखा, जो उसे खूनख्वार निगाहों से घूरता। तुम्हारी मोहब्बत मरने का मातम मना रही हूँ, तुम्हारी बेवफाई का मातम मना रही हूँ, बहारी सिसकते हुए बोली। चीखने पर भारे की बात पर बुरी तरह जबड़े भींचे। उसकी हर बात इसकी एक बात पर आकर टूटती। अपनी मोहब्बत का उसे कैसे यकीन दिलाए समझ नहीं आता था। और तुमने वो जो सुना, जो मैंने कहा, तुम्हारी मोरे ने कहा, तुमने नहीं सुना। अगर वो तुम्हारी मोरे है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। भारे ने रोते हुए से एहसास दिलाया था। मेरी मोरे, तुम्हें कुछ भी कहती, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता था। तुम्हें आगे से जवाब देती, अगर तुम मेरी बीवी हो, वो भी एक माँ है, एक बेटी की माँ, तुम्हें अपना गम तो अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो बर्दाश्त कर लेती, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लेती। मैं कमरे में आता, मुझ पर चीख चिल्ला लेती, मगर मोरे के आगे ना बोलती। शहराम गुस्से से फंकारा, बहारे के रोने में इजाफा हुआ था। और मेरे लाला को कातिल कहा तुमने? उसके आंसू देखते मुश्तिल हुआ था। ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की बोतल उठाए उसने ज़मीन पर दे मारी थी। पलक के बल दहाड़ा था। बाहर इसकी धाड़ पर परफ्यूम की बोतल की छनक पर बुरी तरह लरज उठी थी। क्या ये सच नहीं है? मेरे लाला को तुम्हारे लाला ने नहीं मारा? बारिश शिद्दत से रोते हुए बोली, मगर शहराम गुस्से में देखकर उसकी आवाज़ आहिस्ता हुई थी। बकवास बंद करो अपनी तुम। अगर मेरे लाला के खिलाफ लफ्ज़ का जबान खींच लूँगा, ये भी लिहाज नहीं करूँगा कि तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो। माँ बनने वाली हूँ। शेराम उसकी बात पर गुस्से से चीखा था। भाई ने रोते हुए बेयकीनी से देखा, वो रोते हुए घुटनों में मुंह दे गई थी। वैसे ही काफ़ी देर तक रोती रही। शेराम ने अपनी कनपटी मसलते कमरे में चक्कर लगाते उसे इसके सुनते खुद पर काबू पा रहा था। भारे थोड़ी देर बाद बेड से उठे शेराम के मुकाबले आई। शेराम उसे देख कर लब पीछे रुक गया। सिर्फ इसलिए मेरी परवाह करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, वरना तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। भार ने रस्ते में गश शहादत की उंगली उठाए। सिसक से कहा, कैसे साबित करूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुम बता दो मुझे। इस तरह साबित करूँ कि तुम मेरी मोरे से बदतमीजी करो, कमरे में आकर मैं तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊँ? ऐसे साबित करूँ मैं? शहराम आखिरी जुमला बोलता चीखा था। और भी शिद्दत से रोती। उसके सामने खड़ा आज उसका शहराम था ही नहीं। बहारे मेरा जब्त मत मजमाया करो, मेरी बहन की तरफ मुझसे देखी नहीं जाती। जिस दिन मैंने तुम्हारे भाई की तरफ से पाकि दिखा दी, उस दिन मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगा। शहराम ने उसके लरजते रोते वजूद को देखते अब की बार तहम्मुल से कहा था। अपने बाल चकड़े, अपने गुस्से पर कांपे पानी की नाकाम से ही कर रहा। थी शहराम की दिमाग की रगें फड़क रही थी। क्या करोगे शहराम? बताओ मुझे, मेरे लाला का क्या? मुझसे बदला लोगे? कैसे लोगे? उस आयज़ल के साथ वक्त गुजार कर लोगे? कैसे लोगे तुम? भारी रोते हुए शहराम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी। शहराम का दिमाग फिर से गर्म। अगर तुमसे बदला लेना होता बहुत पहले ले लिया होता, मगर तुम इस लायक ही नहीं हो तुम्हारे बारे में सोचा जाए। शहराम ने अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से चढ़वाते उसे बाजू से जकड़ा। बेहद गुस्सा था। जी कर रहा था अपने बच्चे की भी परवाह ना करे। तो तभी तो मुझे हवेली छोड़कर उसके साथ घूमते हो, तुम्हें शिकवा किना निगाहों से देखती, तुम उससे नजरें चढ़ाते हो। यानी सब कुछ साफ है, तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की परवाह है। बहारे पीछे की तरफ कदम बढ़ाते अपने पेट पर हाथ रखते इस्तेज़ाइया मुझको कुछ वजाहत दूंगा ना। जो तुम सोचना चाहती हो सोचो, तुम्हारी किसी बात की भी अब मुझे परवाह नहीं। शहराम ने सर लहजे में कहा। फिर एडमिट करो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं। तो मेरे शहराम नहीं, बहारे जुनूनी होती चीखी थी। इस वक्त मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। यही बेहतर है कि तुम्हारे लिए मेरे लिए। शहराम उसे सर नजरों से घूरता अपना कोट और चाबियाँ उठाए बाहर की जाने बढ़।
तुम ऐसे नहीं जा सकते जब तक मेरे सवालों का जवाब न दो। क्यों गए तुम आयसल को ड्रॉप करने? भारी रोते हुए शहराम की तरफ। शहराम उसे इग्नोर करते दरवाजे की जाना पड़ा। एकदम भारी की शाल उसके कदमों के नीचे आई थी। भारी औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी थी। भारी की दिल सोच चीख पर शहराम पलटते हुए तेजी से भारी की तरफ बढ़ा। ये बहुत